अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर ठ होगा, ठीक है, कठिनाइयों। तो देखिए, सबसे पहले तो यह एक बड़ा प्रश्न है जो परीक्षा में 6 से 8 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। मैंने इस प्रश्न का जवाब 230 शब्द में तैयार किया है, तो आराम से आप पहले सुनिएगा फिर लिखिएगा। 2 पेज का है, ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग लिखेंगे अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहली कठिनाई, जिन अभिलेखों पर अक्षर हल्के खुदे हुए हैं, यानी कि जिसपे हल्का सा छेनी और हथौड़ी चला करके अभिलेख लिखा है, तो उन्हें पढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन हो जाता है। ओके ना। तो आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आप एक पेज में कुछ भी लिखे हैं और कलम थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा था, आप क्या उसे पढ़ पाइएगा? आप तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिसको आप पढ़ने दीजिएगा वो बोलेगा, बार बार आपसे पूछेगा क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो वैसे ही जिस पे हल्के खुदे हुए अभिलेख थे, उन्हें पढ़ना क्या है, कठिन है। ये पहली कठिनाई है, बस आपको कठिनाई ही बताना है। दूसरा सुन लीजिए, अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ को जान पाना सदैव क्या है, आसान नहीं है। वास्तविक अर्थ कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष स्थान के साथ या विशेष समय के साथ जुड़े हुए रहते हैं। समय और स्थान बदलने के साथ उस शब्द का अर्थ भी क्या होता है, बदल बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ डालडा का, ठीक है ना। तो आप अगर अभी भी दुकान में जाइएगा, बोलिएगा डालडा दीजिए, तो डालडा में मतलब क्या होता है, वनस्पति होता है, वनस्पति तेल होता है, ठीक है। तो वनस्पति तेल, एक कंपनी वनस्पति तेल जो है, डालडा नाम की एक कंपनी थी जिसने वनस्पति तेल बनाया था। लेकिन फिर भी आज हमारे दिमाग में डालडा बैठ गया है। तो वनस्पति तेल भी होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डालडा बोल देते हैं। तो ये कंपनी का नाम था, लेकिन फिर भी ये वनस्पति तेल बन गया। इसी प्रकार से जो दुकान में हम लोग सर्फ खरीदते हैं, डिटर्जेंट पाउडर खरीदते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, निरमा बोल देते हैं। लेकिन निरमा सर्फ को नहीं बोल सकते, निरमा एक कंपनी का नाम है। आप बोलिएगा दुकानदार को निरमा दीजिए, वो हो सकता है कि घड़ी का सर्फ दे दे आपको, या हो सकता है एक्टिव व्हील दे दे। तो ये चीजें क्या हो रहा है कि आप निरमा बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या दे रहा है, कुछ और दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाम समय के साथ बदल चुका है, समय और स्थान के साथ इसका महत्व अलग हो चुका है, ठीक है ना। तो यही होता है। तो इस आधार पर उस समय भी कई ऐसे शब्द रहे होंगे जो हट गए होंगे। अब तीसरा कारण है कि अभिलेख हो सकता है नष्ट भी हो गए होंगे, जिससे अक्षर क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे टूटता फूटता तो है कि नहीं, जैसे मान लेते हैं ये अभिलेख बीच में से ही टूट गया, तब आप बोलिए कैसे कैसे पढ़िएगा इसे। तो आपके पास आधा ही है, तो अब आधा से कैसे ज्ञान आएगा। तो ये चीज हो सकता है। दूसरा है कि अभिलेख की संख्या भी बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में अभिलेख मिले, लेकिन सभी के ना तो अर्थ निकाले जा सकते हैं और ना ही उनका अनुवाद किया जा सकता है। और ये पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि मान लेते हैं कि कई ऐसे अभिलेख होंगे जिनका अस्तित्व ही मिट गया होगा, तब आप कैसे पढ़िएगा। मान लेते हैं कि एक राजा ने 3 अभिलेख बनवाया लगातार, ठीक है। ये पहला अभिलेख है, ये दूसरा अभिलेख है, और ये हो गया तीसरा अभिलेख। अब ये तीनों अभिलेख एक साथ आएगा तब आप इसे पढ़ पाइएगा। लेकिन मान लेते हैं किसी कारण से ये दूसरा अभिलेख इतना कमजोर पत्थर से था कि ये टूट के मिट्टी बन गया। अब बताइए, इसका तो पूरी तरह से अस्तित्व ही मिट गया, दूसरा नंबर वाला। अब आप पढ़िएगा कैसे, क्योंकि जब ये तीनों एक साथ रहेगा तभी पढ़ा जा सकता है। तो अब इसीलिए अब ये क्या हो गया, कुल मिलाकर के जितने भी अभिलेख है उसका अंश मात्र ही है, ठीक है ना। आप उसका कुछ अंश आपके पास है, पूरा का पूरा नहीं है, और इसीलिए आप अभिलेख को पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें और है। और सुनिए, देखिए, अभिलेख साक्ष्य की एक और मौलिक समस्या यह है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं, उसमें अंकित ही नहीं किया गया हो। अगला है कि यह जरूरी नहीं है कि अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए हो नहीं होते हैं, ठीक है ना। यह जरूरी नहीं है, सॉरी, ये वाला जो है ना, यहाँ से गलती हो गया थोड़ा सा। यह जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखना है किया गया हो, यह जरूरी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ लिखा है, यहाँ से शुरू होगा 7वां। जैसे अभिलेख में दैनिक जीवन के कार्य नहीं लिखे हुए होते हैं। ओह नो, मेरे ख्याल से ये पूरा एक साथ होगा, ठीक है। यहाँ 7 नंबर यहाँ से शुरू होगा, 7 नंबर होगा यहाँ से शुरू, और ये हो जाएगा हमारा 8वां, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आप समझिएगा। मतलब ये वाला जो पूरा है ना, ये पूरा एक है, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक है, यानी ये छठा ही है। तो यह जरूरी नहीं है, इसका ये जैसे है उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, उदाहरण। जैसे कि दैनिक जीवन के कार्य नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, लिखा है कि सब अंकित किया गया हो, यह जरूरी नहीं है। तो जैसे कि दैनिक जीवन के कार्य भी सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि अभिलेख किसने लिखवाया, अभिलेख किसी बड़े व्यक्ति ने या फिर किसी विशेष अवसर पर ही जो है इसका जो है लिखवाया गया, राजा लिखवाया, तो इसमें राजा का बारे में चर्चा होगा। अगला सुनिए, अगला जो है 7वां नंबर यहाँ से होगा।
अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्ति के विचार प्रकट करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसीलिए वास्तविकता जानने के लिए अभिलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन करना भी जरूरी है। इस राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेखों से ही नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम केवल और केवल जो है अभिलेखों से पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये अभिलेख के बारे में, और इसको ना आप निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। इसे आप बोलिएगा ये निष्कर्ष है। क्या है ये? निष्कर्ष है। तो ये लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके अभिलेख के बारे में। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।